हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जैसे आप बाहर थंबनेल पे देख चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर पे हमने हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, जो है पेपर फर्स्ट यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, एक्चुअली हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे अपने प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किए हुए थे, मेल किए हुए थे, ताकि मैं उस पर लेक्चर बना सकूं, ताकि ये लेक्चर उनके लिए तो हेल्पफुल रहे, साथ ही साथ आप सभी के लिए भी हेल्पफुल रहे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर पर रहेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये 9 के 9 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, कुछ कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी वाला पोर्शन नहीं करा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो, हमें एक थ्योरी को कवर करने के लिए यानी कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए ही होता है। ठीक है, आपने देखिए सारे लेक्चर्स में आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो उन लेक्चर्स पे आप देख लीजिएगा, मेरे को 1-1 घंटे लगे हैं आपको समझाने के लिए। तो वो सबको यहाँ पर कवर कराना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको सारे ऑलमोस्ट आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे और नोट्स बना लिए होंगे, तो आप वहां से रिवीजन दे सकते हैं थ्योरी वाले पोर्शन का। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो मैं काम करूंगी, ये सारे पॉइंट्स का जो आपका थ्योरी वाला है, इतने जितना भी पोर्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, समझना है तो आप समझ लीजिएगा। नोट्स भी मैं आपको वहां पर शेयर कर लेती हूँ, तो आप वहां से नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, तो आप कुछ ऐसे कर लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर को डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर फर्स्ट है आपका, टाइम है आपका 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 80 और क्वेश्चंस है आपके 9। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखो, पहले क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट नोट पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट पे है, जिसमें ये सारे शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। तो हम ये सारे नोट शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो शॉर्ट नोट लिखना है आपने किलेट इफेक्ट पे लिखना है। ठीक है, तो देखो किलेट इफेक्ट पे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, जब मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वही मैंने आपको बोला था कि किलेट इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ किलेट इफेक्ट क्या होते हैं, किलेट इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किलेट इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होती है, एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हुए। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, आपको रिवीजन ले लेना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी, आपको नोट चाहिए तो ले लीजिएगा, वरना अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप लेक्चर भी देख लीजिएगा। ओके, तो किलेट इफेक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। किलेट इफेक्ट आया है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका रोटेशन रिफ्लेक्शन यानी कि एसएन पॉइंट ग्रुप को पूछा है। तो देखो, मैंने ये भी आपको बोला था कि कोई ना कोई पॉइंट ग्रुप से आपको पूछने को बोलेंगे, और स्पेशली मैंने बोला था एसएन के लिए पूछेंगे, और एसएन के साथ साथ मैंने एक और बोला था, उन दोनों पे पूछेंगे। तो देखो, एसएन पे आपसे पूछा है क्योंकि थोड़ा अलग है, ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर को एसएन यानी कि रोटेशन रिफ्लेक्शन पॉइंट ग्रुप क्या होता है एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना। और मैंने साथ ही साथ आपको 3 कंडीशंस भी बताई थी रोटेशन रिफ्लेक्शन पॉइंट ग्रुप के अंदर, वो तीनों कंडीशंस को भी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये दोनों टॉपिक का थ्योरी मटेरियल मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, इनके लेक्चर्स में आपको शेयर कर चुकी हूँ, नोट्स शेयर कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर कोई दोबारा पढ़ाने की बात नहीं आती। ओके, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, वो है आपका पॉइंट ग्रुप। ओके, तो पॉइंट ग्रुप पे लेक्चर, हम पॉइंट ग्रुप पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो है आपका N2O और एसिड मॉलिक्यूल के लिए और N2O मॉलिक्यूल के लिए आपने पॉइंट ग्रुप डिस्कस करना है। ओके, तो पॉइंट ग्रुप कैसे डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पे चलिए, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो इसका भी मैं पीडीएफ नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पॉइंट ग्रुप आपको NO2 के लिए बनाना है। पर देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। मिस्टेक ये कि आपसे जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में आपसे N2O मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप पूछा था, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए आपसे पॉइंट ग्रुप पूछा गया था। बट मैंने आपको किसका बता दिया, NO2 के लिए बता दिया। ओके, तो कोई नहीं, हम NO2 को भी डिस्कस करेंगे और N2O को भी डिस्कस करेंगे, दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको N2O को ही डिस्कस करा देती हूँ, देन हम NO2 पे जाएंगे, दोनों पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं N2O का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो आप कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे होता है N2O का? तो देखो, N2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच होता है, ना कि ऑक्सीजन। ओके, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, फिर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? N2O का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब देखो, अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं, तभी तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, तब हम पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है
तो कभी भी क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल में आपके पास इनफाइनाइट नंबर की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। हम लोग 5 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं और वो पांचों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लीनियर मॉलिक्यूल में इतनी बार प्रेजेंट होती है कि हम बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो पॉइंट ग्रुप होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट ग्रुप होता है। ओके, तो जनरली हम क्या है, दो टाइप का पॉइंट ग्रुप डिस्कस करते हैं फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल। कौन कौन सा? एक होता है आपका सी इंफिनिटी वी और एक होता है आपका डी इंफिनिटी एच। ओके, तो ये दो टाइप के पॉइंट ग्रुप हम डिस्कस करते हैं फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल, यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल में इनफाइनाइट नंबर के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, बट उन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में से हम लोग दो टाइप का पॉइंट ग्रुप बोलते हैं कि आपके मॉलिक्यूल, अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो मे बी उसमें सी इंफिनिटी वी पॉइंट ग्रुप होगा, मे बी उसमें क्या होगा, डी इंफिनिटी एच पॉइंट ग्रुप होगा। ओके, अब होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि सी इंफिनिटी वी है या फिर डी इंफिनिटी एच? ओके, तो होता ये है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लीनियर मॉलिक्यूल है बट उस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल है वो डी इंफिनिटी एच वाला पॉइंट ग्रुप को शो करेगा। याद रखना, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका मॉलिक्यूल कौन सा पॉइंट ग्रुप शो करेगा, डी इंफिनिटी एच। ओके, लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर को क्या हाथ से बहुत कम चीज ऐड की हुई है, सारी चीजें आपके लिए निकाल के बस पीपीटी बना दी है, क्योंकि देखो मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि मैं मटेरियल क्यों नहीं डालती हूँ, आधा आधा मटेरियल क्यों डालती हूँ। तो देखो वहां तो मैं आपको जब लेक्चर प्रोवाइड कराती हूँ वहां तो मैं आपको ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद से बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। वो चीजें जो मुझे लिखनी है वो गूगल पे मिले ना मिले जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन अभी मैंने जितना ट्राई किया, जितना मैं आपको मतलब इतनी इमेज में आपको डाल सकती थी, यहाँ मैंने डाला, कम से कम लिखने का ट्राई किया, ताकि मैं अगर इसका नोट्स आपको शेयर करूँ तो आपको प्रॉपर मिल पाए, ताकि आप रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो वही चीज है। अब ये तो मैंने आपको ये तो ऐड नहीं करा सकती, ये तो मैं स्किप कर गई, गलत हो गया मुझसे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी चीजें मैंने आपके लिए सब निकाल के रखी हुई है। ओके, तो देखो अब हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, दो पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं, एक डी इंफिनिटी एच, एक होता है सी इंफिनिटी वी। ओके, तो डी इंफिनिटी एच कब होगा, जब आपके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, मॉलिक्यूल लीनियर होगा बट उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है बट उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो उस केस में कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, वो होगा आपका सी इंफिनिटी वी। तो आप देख लीजिए आपके N2O मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, मैंने आपसे बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए आप सेंटर पे जाइएगा। सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। ओके, तो अब क्या कीजिए, नाइट्रोजन से आप आगे जाइए और नाइट्रोजन से पीछे जाइए, या फिर आप नाइट्रोजन से ऊपर जाइए या फिर आप नीचे जाइए। अगर आपके ऊपर नीचे भी ग्रुप होते तो आप ऊपर नीचे भी जाते। तो आपने क्या करना, आप नाइट्रोजन से आगे गए तो आपको क्या मिला, नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन से पीछे गए तो आपको क्या मिला, ऑक्सीजन। इट मीन्स जब आप आगे गए तो आपको अलग एटम मिला, पीछे गए तो आपको अलग एटम मिला। तो इस केस में क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एब्सेंट होता है। ओके, लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे मैं आपको CO2 का एग्जांपल लूं, कोई खाली स्पेस है, जैसे मैंने आपको क्या है CO2 का एग्जांपल लिया, तो CO2 आपका क्या होता है, CO2 भी आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है, बट आप देखो CO2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि CO2 में आप सेंटर से कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो आपको, मतलब आगे की ओर जाएंगे तो आपको मिला ऑक्सीजन, और अगेन पीछे की ओर जा रहा है तब भी आपको क्या मिला, ऑक्सीजन। इट मींस CO2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि आई प्रेजेंट है, और CO2 एक टाइप का लीनियर मॉलिक्यूल है, तो CO2 के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CO2 के लिए पॉइंट ग्रुप होगा आपका डी इंफिनिटी एच। ओके, लेकिन आपकी यहाँ पर को N2O के लिए क्या होगा, N2O के लिए आपका डी इंफिनिटी एच ना होके क्या होगा, सी इंफिनिटी वी, क्योंकि N2O में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि आई क्या है, एब्सेंट है। इतनी चीज क्लियर आई? तो अगर आपसे कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ऐसे कर दीजिएगा, बस उस लीनियर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना, देखना सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इंफिनिटी एच, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इंफिनिटी वी। इतनी चीज क्लियर आई? तो आपको पता चल गया N2O मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, N2O मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप सी इंफिनिटी वी होगा N2O मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप। अगर इसी के साथ अगर मैं CO2 का पॉइंट ग्रुप पूछूं तो क्या होगा, CO2 का पॉइंट ग्रुप होगा डी इंफिनिटी एच। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आया? अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो दूसरा हम NO2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो NO2 काफी इजी है, आपने क्या करना होता है, देखो NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता है NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैंड शेप का होता है। नाइट्रोजन सेंटर पे प्रेजेंट है,
यहाँ पे दो आपका सॉरी, यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। देखो नाइट्रोजन सेंटर पे, यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो सबसे जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही है, तो आपने क्या करना है, पहले इसमें एक एक्सिस डालनी है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है यहाँ पर को, ठीक है। और कौन सी एक्सिस है, आपके पास दो कॉर्नर है तो ये C2 एक्सिस है। तो इसका मतलब आपको पता चला कि पहले स्ट्रक्चर में ये दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पर को C2 रोटेशन है, यानी कि यहाँ पर जो एक्सिस थी वो Cn थी, और यहाँ पे जो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो आप देख लीजिए, मैं दूसरे इंक लेती हूँ यहाँ पे, तो n आपका क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर को क्या है, आपके N2O मॉलिक्यूल में, सॉरी NO2 मॉलिक्यूल में क्या है, एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरी इसमें एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा प्लेन, अब आप देखो यहाँ पर को रोटेशन, देखो यहाँ पर को क्या है, देखो मैं आपको पहले एक एक करके बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर को रोटेशन, पहली सिमेट्री क्या है, रोटेशन वाली है, तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपने देखा यहाँ पर प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही है, क्योंकि आप देखो अगर आप इसे रोटेट करेंगे ना, कितने एंगल से करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था, 360 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स कितने हैं, दो, तो यहाँ पर को आप 2 करेंगे, यानी कि कितने डिग्री का एंगल आया, 180 डिग्री का एंगल। यानी कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को दो बार 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो आपको आइडेंटिकल इमेज मिलेगी, और मिलेगी भी। ठीक है, कैसे पता चला, आपने देखा सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ की, और आपने देखा इसके पास क्या है, आइडेंटिकल दो कॉर्नर्स है, सेम टाइप के कॉर्नर्स है, इट मींस यहाँ पर n की वैल्यू आई 2। तो आपको पता चला यहाँ पर को C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका, दूसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप बताइए क्या यहाँ पर को सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है नहीं प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट होगी, आप खुद ही देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता चलती है, आपको बस अपने मॉलिक्यूल के सेंटर पे जाना है, और मॉलिक्यूल के सेंटर से आगे की ओर जाओ। तो देखो आगे की ओर कुछ नहीं है, बट पीछे की ओर क्या है, यहाँ पर को आपको कोई ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हम कौन से देख रहे थे, NO2, यानी कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन। तो इसका मतलब आगे तो कुछ नहीं है, बट और पीछे क्या है, ऑक्सीजन। सेम यहाँ है, आगे आपका कुछ नहीं है, बट पीछे क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में जो आगे ग्रुप है वो पीछे नहीं है, जो पीछे है वो आगे नहीं है। इट मींस क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई, अब्सेंट हुई। इतना इजी था सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना, यानी कि यहाँ पर रोटेशन एक्सिस तो है बट सेंटर नहीं है। ओके, उसके बाद अगली कौन सी सिमेट्री आ जाती है, अगली आ जाती है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, आप देखो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कौन सी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहा है, क्योंकि देखो ना तीन टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायहेड्रल। ओके, तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर में वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटली देखी जाएगी। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब आप ऊपर से, जैसे ये मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके ऊपर से, मैं लैपटॉप के ऊपर से क्या है, उसकी स्क्रीन से पास करते हुए ऊपर की ओर से, यहां से नीचे को क्या है, एक प्लेन पास करा रही हूँ। समझ में आ रहा, तो प्लेन पास कराऊंगी तो ये जो मुझे स्ट्रक्चर मिला, ये जो मुझे मिला, वैसा ही मुझे एक पीछे साइड भी मिलेगा। ये ना बॉल जैसे स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है ना, ये बॉल है। तो आधी कटी हुई बॉल मेरी इस साइड आ जाएगी, आधी कटी हुई बॉल मेरी पीछे, यानी कि दो इक्वल हाफ तो मुझे मिल गए। इट मींस यहाँ पर को क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप इसे वर्टिकली काट सकते हो, और वर्टिकली कैसे, ऐसे भी देखो, वर्टिकली आप ऐसे भी इसे काट सकते हैं, लेकिन हॉरिजेंटली आप इसे नहीं काट सकते। हॉरिजेंटली काटेंगे तो आपको दो अलग अलग इमेज मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अगर सिग्मा के नीचे लगा है V, इसमें ये क्या है, एक टाइप की वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसके नीचे लगा हुआ है H, इट मींस ये आपकी है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसके नीचे लगा हुआ है D, इट मींस ये आपकी डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ ना डाइहेड्रल है ना आपकी वर्टिकल है, यहाँ पर सॉरी हॉरिजेंटल है, यहाँ पे आपकी क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको सिंपली क्या बोला था, जितने नंबर के आपके n होते हैं उतने ही नंबर की आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको पता है वहां पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और आपके पास Cn एक्सिस है, तो यहाँ पर जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपको कितनी मिलेंगी, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस NO2 वाले मॉलिक्यूल में आपके पास एक Cn रोटेशन है, Cn प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके साथ साथ ही क्या है, आपके पास दो सिग्मा वी है। सिग्मा वी का नंबर आपको कहां से पता चला, जब आपने यहाँ पर n की प्लेस में 2 रखा, और ये 2 कहां से आया,
2 बताता है आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो आपके कॉर्नर्स 2 थे, तो आपने CN एक्सिस को क्या बोला कि ये हमारी C2 एक्सिस है, ओके। और अगर आपको n की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ पर वर्टिकल के नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा पॉइंट ग्रुप C2V। तो देखो N2O मॉलिक्यूल के लिए आपका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, सॉरी NO2 मॉलिक्यूल के लिए आपका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V पॉइंट ग्रुप। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आया। तो ये हमारा पॉइंट ग्रुप ये वाला हो गया, NO2 भी हो गया, ओके। अब एक और पॉइंट ग्रुप आपसे पूछा गया है, कि अगला पॉइंट ग्रुप डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट ग्रुप हमने निकालना है वो S8 मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, ओके। तो देखो S8 मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप कैसे निकालेंगे, पहले आपको S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। तो S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर को क्या होता है, जो सल्फर है, सल्फर की 8 यूनिट आपस में डायरेक्टली अटैच करती है और एक पकड़ शेप आपको दिखाती है, जैसे ये क्राउन जैसा आपको दिख रहा है, ओके। ये सारे के सारे ये येलो डॉट जो मैंने दिखाए ये आपके क्या है, सल्फर है। एक सल्फर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठा, 7th और 8, ये 8 सल्फर की यूनिट आपस में अटैच है और क्राउन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा रही है। और इस सल्फर की यूनिट के लिए, इस एसिड मॉलिक्यूल के लिए आपने पॉइंट ग्रुप को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको क्या कर रखा है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको देखो पॉइंट ग्रुप, देखो अगर आपसे मैं डायरेक्टली बोलूं इस एसिड मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप निकाला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। तो आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पॉइंट ग्रुप को एक टेबल बनाते हुए माइंड पर रख लेना है। अगर आपके माइंड पर होंगे तो आप बाकी सिमेट्री एलिमेंट को तो आसानी से पहचान लेंगे। कैसे, अगर मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी ये एसिड मॉलिक्यूल का आपने ये याद कर लिया है कि आपके एसिड मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D4D। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इस एसिड मॉलिक्यूल में कौन कौन से पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है D4D पॉइंट ग्रुप अगर आपके मॉलिक्यूल में है तो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो D4D मतलब क्या हुआ, देखो D4D किसके सिमिलर है, D4D सिमिलर है आपके DND के सिमिलर है, यानी कि आपका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, DND, ओके। और अगर आपका मॉलिक्यूल DND पॉइंट ग्रुप फॉलो कराना चाहता है, शो कराना चाहता है, तो वो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट कैरी करेगा। तो पहली सिमेट्री एलिमेंट जो आपका मॉलिक्यूल कैरी करेगा वो ये है कि आपके मॉलिक्यूल में CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए, CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। तो देखो आपके इस मॉलिक्यूल में आपको CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगी और N की प्लेस पे आप क्या रखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा पॉइंट ग्रुप है D4D, तो यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4, यानी कि आपके इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक पहली क्या है C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ में आया। दूसरा पॉइंट, दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो आपका मॉलिक्यूल कैरी करेगा वो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये होगा कि आपके मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, n नंबर के C2 एक्सिस होनी चाहिए जो आपके CN एक्सिस के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब आपकी इस S4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, 4 C2 एक्सिस होगी, समझ में आ रहा, 4 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जो कि किसके परपेंडिकुलर होगा, इस C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखो आप इतनी सारी चीजें यहाँ पर को कैसे ऑब्जर्व कर पाते, तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आप टेबल बनाइए, इंपॉर्टेंट को अपने माइंड पे डाल लीजिए। तो देखो अगर आपको जैसे मुझे पता चल गया एसिड मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D4D है, तो मैंने सारे सिमेट्री एलिमेंट निकाल दिए, D4D मतलब DND। और DND की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपके मॉलिक्यूल में DND पॉइंट ग्रुप है तो वहां पर CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए, और N की वैल्यू मुझे पता चल गई क्या है 4 है, तो मैंने बोला कि मेरे मॉलिक्यूल में C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दूसरी कंडीशन ये कि अगर DND टाइप का पॉइंट ग्रुप है तो वहां पर n नंबर के C2 एक्सिस होने चाहिए और वो C2 एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए किसके, CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो देखो कितने नंबर के C2 एक्सिस होंगे इस मॉलिक्यूल में, 4 नंबर के, क्योंकि n इज इक्वल टू है 4 और ये 4 C2 एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होंगे, C4 एक्सिस के। इतनी चीज क्लियर आई। और जो तीसरा है वो तीसरा क्या है, यहाँ पर को आपके पास n नंबर के क्या होंगे, n नंबर के सिग्मा डी होंगे, सिग्मा डी मतलब डाइहेड्रल प्लेन, और एनी नंबर की क्या होंगी, डाइहेड्रल प्लेन, क्योंकि हमने क्या बोला DND बोला, DNV बोला होता तो वर्टिकल प्लेन, DNH बोला होता तो हॉरिजेंटल प्लेन, अगर DND बोला है तो यहाँ पर को क्या होगा, डाइहेड्रल प्लेन, यानी कि यहाँ पर को आपको n नंबर के, n मतलब कितना है 4, यानी कि 4 नंबर के आपको यहाँ पर को क्या मिलेंगे, सिग्मा डी, यानी कि डाइहेड्रल प्लेन भी मिलेंगे। अब डाइहेड्रल प्लेन को निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जस्ट बता दिया कि यहाँ पर को पॉइंट ग्रुप कौन सा है, ये है, और कौन कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को प्रेजेंट है, समझ में आया। इतना सा काम आपने करना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमारे ये 2 पॉइंट ग्रुप हमसे पूछे गए थे, हमने दोनों पॉइंट ग्रुप को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, यहाँ तक कि हमने 3 पॉइंट ग्रुप डिस्कस कर लिए, ओके, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ता है। डी क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट का डी आपसे पूछ रखा है
कि यहाँ पर को आपको अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री दी है, टीबीटी यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एसपी यानी कि स्क्वायर पिरामिडल, और पीबीपी यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन ज्योमेट्री के लिए जब आप डी ऑर्बिट को स्प्लिट कराएंगे तो हायर एनर्जी वाला सेट कौन सा होगा, वो आपने बताना है। जैसे आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीएफटी में हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा जो डी सेट होता है, ये हमारा डी सेट है 1 2 3 4 5 यानी कि डी ऑर्बिट है। ओके, अब ये डी ऑर्बिट क्या करता है, स्प्लिट करता है जैसे इससे लिगेंड अटैच होगा। अब ये स्प्लिटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग टाइप की मॉलिक्यूल में। जैसे हम मेनली क्या होता है, दो टाइप के मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, एक हो गया ऑक्टाहेड्रल, एक हो गया हमारा टेट्राहेड्रल। ओके, तो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है कैसे होती है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जब स्प्लिटिंग होती है, तो दूसरी इंक मैं यहाँ पर लेती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ये ले लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे ये दो सेट, ठीक है, ये दो सेट ऊपर जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम एक्सियल सेट कहते हैं वो ऊपर जाते हैं, और नॉन एक्सियल सेट नीचे आते हैं। और एक्सियल सेट को हम क्या नाम देते हैं, ईजी, और नॉन एक्सियल सेट को हम बोलते हैं T2G। ये किसके केस में बता रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल के केस में बता रही हूँ। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि जैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल यहाँ नहीं पूछा गया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉमन है, तो अगर हमसे ऑक्टाहेड्रल ही पूछा गया होता तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए, कोई भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल यानी कि Mn6 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए, जब इस मॉलिक्यूल में जो मेटल है, मेटल का डी ऑर्बिट को जब आप स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के बाद हायर एनर्जी का सेट कौन सा है, ईजी है, टीटी है, T2G है, तो आपको पता है कौन होगा, ईजी। क्यों, क्योंकि हम जितना ऊपर जाते हैं एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट बोली जाती है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है या एक्साइटेड स्टेट की, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड स्टेट तो स्टेबल स्टेट है, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। अगर देखो और ऊपर मतलब इसके ऊपर तो नहीं हो सकती, वैसे मैं आपको बोल रही हूँ इसके ऊपर भी होती तो वो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी और ज्यादा होती। समझ में आ रही, तो हमसे यही पूछा है। वैसे अगर मैं इसे टेट्राहेड्रल के लिए बनाऊं तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल के केस में केस उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जो ये तीन सेट है, कौन सा सेट, यानी कि मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, ये जो हमारी एक्सियल सेट है, मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल में ऊपर जाते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हो जाते हैं, ये नीचे। और आपके नॉन एक्सियल सेट जो आपके ऑक्टाहेड्रल में नीचे आते थे, वो टेट्राहेड्रल में क्या चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और इन सेट को हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल के केस में, इसे हम बोलते हैं T2G, ना बोल के इसे सिंपल T2 बोलते हैं, और इस सेट को क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो ये T2 सेट वाला हमारा क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी का हुआ, E सेट वाला हमारा क्या हुआ, लोअर एनर्जी का हुआ। तो यही चीज पूछिए कि कौन सा सेट ज्यादा एनर्जी का है, कौन सा कम। अब देखो इतने चालाक कि आप लोग तो जनरली क्या पढ़ते हैं, आप लोग मोस्टली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में सारी चीजें पढ़ के जाते हैं। वहां आपसे क्वेश्चन किस में पूछ लिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और पेंटागोनल पाई पिरामिडल। ओके, तो मैं ये तीनों के लिए आपको, तीनों के लिए साथ साथ ये सारे कंपाउंड के लिए जितनी ज्योमेट्री होती है, मे बी आपसे कोई नई ज्योमेट्री के लिए पूछ ले तो आपको वो सारी चीजें क्लियर कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग अगला क्वेश्चन पे डिस्कस कर ले। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है, तो इस पे देखो मैंने आपको सारे टाइप की ज्योमेट्री के लिए यहाँ पर को लिखा है कि किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा। ओके, तो देखो पहला है आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में दो टाइप की स्प्लिटिंग होती है, एक होता है ईजी, एक होता है T2G। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में ऊपर वाला क्या होता है, ईजी, और नीचे वाला होता है T2G। तो ऑब्वियस सी बात है ईजी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, T2G की कम होगी। तो आप ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वैसे आपको पता है ईजी की एनर्जी ज्यादा, T2G की कम। ओके, सिमिलरली आपको टेट्राहेड्रल का भी मैंने बता दिया। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, इसी का उल्टा, T2 वाला क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है, ईजी वाला नीचे। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में जी लगते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जी रेट की बात हो रही है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में जी रेट नहीं लगता। तो यहाँ बस हमने जी को हटा दिया, बाकी चीजें सेम है। तो T2G आपका क्या था, अगर मैं इसे T2 बोलूं, ऑक्टाहेड्रल के केस में कम एनर्जी का था, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा। तो देखो T2 की एनर्जी ज्यादा होगी, E की कम होगी। समझ में आया, यानी कि T2 सेट की एनर्जी को आप ज्यादा बोलेंगे, E की सेट की एनर्जी को आप कम बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी ही होती है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है dx² y² की। ये ऑर्डर आप पूरे याद कर लीजिएगा, वहां आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, dx² y² की, देन dy² की, देन dz² की,
और लास्टली ये दोनों की इक्वल होती है dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, तो इनकी क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात की हुई है। ओके, अब अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो नहीं, ये क्या होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल है। ओके, तो स्क्वायर पिरामिडल के केस में इसका हमसे क्वेश्चन पूछा है। एसपी के केस में क्या होगा, एसपी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती है, देन dz स्क्वायर की होती है, देन dx स्क्वायर वाई एक्स वाई की होती है, एंड देन लास्ट में होती है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती थी। स्प्लिटिंग आप दिखा सकते हैं, मैं आपको स्प्लिटिंग पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर दिखा रही हूँ बस रिवीजन के लिए, तो आप ये ऑर्डर अपने माइंड पे डायरेक्टली रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है आपकी dz स्क्वायर की, उसके बाद होती है आपकी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, लेकिन इसी के बराबर एनर्जी वाला दूसरा ऑर्बिट भी है, दूसरा सेट भी है, जो है आपका dx वाई। ओके, और सबसे कम किसकी होती है, ये आपका 2 नहीं है, ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये है आपका z। ओके, ये गलती होगी, ये हो गया dz। ओके, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, dxz और dyz। तो सबसे कम एनर्जी वाला क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर हाईएस्ट के लिए पूछा है, मे बी आपकी लोवेस्ट के लिए भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर अपने माइंड पर रखिएगा, सबसे ज्यादा dz स्क्वायर, देन आपका दो इक्वल वाली होती है dx y और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सबसे लोअर एनर्जी का सेट होता है आपका dxz और dyz। इतनी चीज क्लियर है। अब लास्ट है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, तो देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है dz स्क्वायर की। ओके, उसके बाद होती है सेम आपकी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और जो कि किसके इक्वल होता है, dz स्क्वायर की, और लास्ट ये दोनों सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में सेम है, और लास्ट में सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है, dxz की और dyz की। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए। तो ये मैंने आपको जस्ट ऑर्डर बता दिया, ऑर्डर को आप अपने माइंड पर रखिए, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मे बी आपसे शॉर्ट में पूछ ले, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के हो तो मे बी आपसे शॉर्ट में मतलब वन वर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ ले, लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी, तो इसको आप अपने माइंड पर रखिएगा। बाकी स्प्लिटिंग वगैरह के पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सीएफटी के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन हुआ, अब अगला क्या है, अगला है आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म वैसे मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बट मे बी आपको रिकॉल नहीं होगा, तो मैं आपको ये भी शो करा देती हूँ। देखो ठीक है, तो ये है आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। ओके, अब देखो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म यहाँ मैंने क्या किया है, ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि देखो आपसे क्वेश्चन डिसोशिएटिव में आया है, मतलब पहले क्वेश्चन डिसोशिएटिव में आया है, मे बी आपसे क्वेश्चन एसोसिएटिव में आ जाए, तो आपको मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली यूनिट कवर की थी, वहां मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, बट मे बी आपको रिकॉल ना हो रहा है, तो मैंने ये चीज ऐड की हुई है। ओके, वरना मैं ये ऐड नहीं करती। तो देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म को भी। ओके, तो ये होती क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको पहले ही बता दूं तो आपको चीजें थोड़ी याद आने लगेंगी। वो ये कि देखो एसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो SN2 मोड से प्रोसीड हो रही है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, SN2 पाथवे को फॉलो कर रही है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, मेरी जो रिएक्शन है वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। समझ में आया। सिमिलरली डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मतलब कि अगर मेरी जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 रूट को फॉलो करेगी, SN1 पाथवे को फॉलो करेगी, तो इट मींस मेरी जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक टाइप की डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है। ओके, अब एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव लिखा ही है, तो इसके डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। तो वही डिफरेंस होगा जो हमारा SN1 SN2 के रिस्पेक्ट में होता है। कैसे, देखो ये क्या बोल रहा है, associative mechanism is a type of a organic chemical reaction in which the ligand interchange between a molecule binding a new ligand to a coordinate pair। तो यहाँ पर को क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म जब आप क्या करते हैं, आपके पास मेटल होता है, आप यहाँ पर को लिगेंड को मेटल के पास, ये वाला देखो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्पेयर होता है। मैं एग्जांपल देके यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो आपके पास क्या होगा, कोई कंपाउंड होगा, जैसे आपका कंपाउंड है कॉपर, मैंने ले लिया कॉपर एज ए सेंट्रल मेटल एटम, इसके यहाँ पर को क्या हो गया, अलग अलग लिगेंड है, जैसे मैं ऑक्टाइडल कंपाउंड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने कोई भी लिगेंड अटैच किया है, मे बी यहाँ पर मेरा वाटर अटैच है, यहाँ पर मेरे बचे हुए जो 5 पोजीशन है, यहाँ पर मैंने अपने अमोनिया एज अ लिगेंड अटैच करा दिया। ओके, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी, यहाँ पर एक लिगेंड को लाऊंगी जो है मेरा अमोनिया, तो क्या होगा, एक लिगेंड दूसरे को रिप्लेस कर देगा, तो क्या होगा, ये अमोनिया किसको रिप्लेस करेगा, वाटर को, और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर भी अमोनिया, ऐसे ही मेरे 6 अमोनिया यहाँ पर को लग जाएंगे और वाटर मेरा बाहर निकल जाएगा। यही तो हुआ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब क्या होगा, अगर हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म है यानी कि SN2 टाइप का मैकेनिज्म है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि पहले मेरा जो बाहर से जो लिगेंड मेरा आया है, कौन आया है, अमोनिया है, ये मेरा पहले किससे अटैच करेगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से, यानी कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इससे बॉन्डिंग करेगा। मतलब समझ में आ रहा, आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या होता है, दो स्टेप हम लोग लेंगे, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा, हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, यानी कि आपके पास Ml6 ऑलरेडी था, इस Ml6 से आपका लिगेंड अप्रोच करेगा और आपको इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे आप बोलेंगे Ml7। ओके, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में जैसे आप SN2 रिएक्शन में कराते हैं, फिर आप अपने सेकंड स्टेप में इस Ml7 से अपने लिगेंड को निकालेंगे, यानी कि -L कर दिया और आपका प्रोडक्ट बनेगा Ml6। समझ में आया? तो ये मैकेनिज्म कहाँ फॉलो होता है, जब आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि जब आप SN2 रूट को फॉलो करते हैं, SN2 में क्या होता है, पहले लिगेंड अप्रोच करता है, ना कि लिगेंड रिप्लेस होता है। समझ में आया? और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं आपको डिसोशिएटिव मैकेनिज्म की बात करूं, तो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, तो देखो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म भी दो स्टेप में कंप्लीट होगी। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपका Ml6 है ना, ये अपना एक लिगेंड को पहले ही बाहर निकाल देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ml5 में। ओके, फिर क्या होगा, इस Ml5 से सेकेंड स्टेप में लिगेंड्स अप्रोच करेंगे और यहाँ पर Ml6 वाला कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो आपको स्टार्टिंग मटेरियल आपका Ml6 था, फाइनली भी आपको Ml6 मिला, यहाँ भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल Ml6 था, फाइनली भी आपको Ml6 ही मिला, लेकिन इन दोनों का रूट, इन दोनों का पाथवे क्या है, अलग है। ये आपका SN2 पाथवे है, ये आपका SN1 पाथवे है। SN2 पाथवे को आप बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म, SN1 पाथवे को आप बोलते हैं डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। और SN2 पाथवे में क्या होता है, पहले आपका नया लिगेंड अप्रोच करता है आपकी कंपाउंड से, आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उससे पहले उससे क्या करता है, पहले अप्रोच करता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनती है और फिर उस अनस्टेबल इंटरमीडिएट से जो आपका लिविंग ग्रुप वाला लिगेंड है वो रिप्लेस होता है और आपका फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन SN1 में क्या होता है, SN1 में जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, उसमें से पहले ही एक लिगेंड बाहर निकल जाता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है, ये भी आपका अनस्टेबल है, फिर एक इंटरमीडिएट से आपका लिगेंड अप्रोच कराता है। और देखो पहले तो क्या हुआ, ये ज्यादा हो गई थी तब यहाँ पर को फर्दर रिएक्शन हुई, एक ज्यादा हो गई थी, अनस्टेबल हो गया था कंपाउंड, तब रिएक्शन हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कम हो गया फिर भी ये अनस्टेबल है, तो फिर रिएक्शन हुई, फिर लिगेंड से अप्रोच किया और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाया। ओके, तो वही है जैसे आपको लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 में पढ़ा चुकी हूँ, वहां पर को हम SN1 SN2 के बदले क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, एसोसिएटिव बताओ, डिसोशिएटिव बताओ, तो वही बताना है, SN1 SN2। समझ में है? तो डेफिनेशन आप समझ गए। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, साफ साफ लिखा है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो लिगेंड है वो पहले ही इंटरचेंज हो जाते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल और फिर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनता है। मतलब पहले आपका लिगेंड निकलता है, पहले आपका लिगेंड निकलता है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनता है। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ये टाइप बोल रहा है, ये बोल रहा है इसमें क्या होता है, अगर आप SN2 की बात करेंगे, एसोसिएटिव की बात करेंगे, तो ये बोल रहा है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में बाइंडिंग अ न्यू लिगेंड टू ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसमें क्या हो रहा है, देखो एसोसिएटिव में क्या होता है, आपका SN2 में क्या होता है, नया लिगेंड पहले बाइंड करता है, तो हमने यही देखा, पहले नया लिगेंड क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है। लेकिन SN1 में क्या होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका पहले एक लिगेंड रिलीज करता है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो लिगेंड है वो क्या करता है, रिलीज करते हैं। समझ में आया? दूसरा, इसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म को आप बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, इसको आप बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। ओके, अब ये कहाँ देखी जाती है, तो ये बोल रहा है जो आपकी SN2 मॉलिक्यूल है जनरली आपकी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपको देखी जाएगी, यानी कि आपका कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड तो होगा लेकिन वो कंपाउंड क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो उस केस में जनरली आप SN2 मैकेनिज्म यानी कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कराएंगे। लेकिन आपका मॉलिक्यूल अगर कोऑर्डिनेट वाला है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो है बट वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उस केस में आप SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कराएंगे, यानी कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कराएंगे। इतनी चीज क्लियर आई? अगला, अब ये बोल रहा है कि जो आपका SN2 है, यानी कि ये आपका जो एसोसिएटिव वाला जो मैकेनिज्म है वो जनरली आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है और आपको जो डिसोशिएटिव यानी कि SN1 टाइप का मैकेनिज्म है ये आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस के फॉर्म में भी आपको अगर एसोसिएटिव पूछा जाता है तो एसोसिएटिव एक्सप्लेन कीजिए, डिसोशिएटिव पूछा जाता है तो डिसोशिएटिव भी कर लीजिए। और इसमें ऐसे चांसेस भी हैं कि आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस आए। ओके, तो ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई? अब एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वहां ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए थे जो आपको यहाँ पर पूछे गए। ओके,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो देखो इनर्ट कॉम्प्लेक्स पे तो लेक्चर नहीं बनाना ना, इनर्ट कॉम्प्लेक्स में मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर बता चुकी हूँ, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर करवा दूंगी। ओके, बेस हाइड्रोलिसिस भी मैंने आपको बताया, अभी बेस आया तो मे बी आपको एसिड भी आ सकता है, इनके फैक्टर्स भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि बीच से टॉपिक उठा के पढ़े, आप सारे टॉपिक को कवर करते हुए चले। मैं आपको सारे लेक्चर्स बता चुकी हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये सबकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर करूंगी। ये सारे के सारे शॉर्ट नोट में पूछे गए, तो इस पर हम आगे को डिस्कस नहीं करते। ओके, अब आगे बढ़िए, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, अगेन आपका पॉइंट ग्रुप पे आपका क्वेश्चन आया है ज्योमेट्री के साथ। ओके, अब पॉइंट ग्रुप आपने किस किस का निकालना है, PCl4F का निकालना है, SF4 का निकालना है, S3PO4 का निकालना है, और चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में भी आपने पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो ये सारे पॉइंट ग्रुप में आपको डिस्कस कराती हूँ, उसके साथ साथ ज्योमेट्री भी हम देखेंगे। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है आपका इम्प्रॉपर रोटेशन, और साथ ही साथ S2 और S4 को एक्सप्लेन करना है, ये मैं आपको ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये हमारा क्या होता है, फोर्थ टाइप की सिमेट्री एलिमेंट होती है, ये मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कराऊंगी, तो मैंने एक ये डिस्कस कराना है, अभी आप नोट कर लीजिए, एक ये डिस्कस कराना है, और क्या कराना है, चलो पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला पार्ट है, हमने क्या करना है, ज्योमेट्री और पॉइंट ग्रुप को निकालना है। तो पहला कौन कौन सा है आपका, एक है PCl4F, SF4, S3PO4 और चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप देखो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है आपका PCl4F। ओके, तो PCl4F का क्या होगा पॉइंट ग्रुप, तो सबसे पहले आपने क्या कराना होगा, इसकी ज्योमेट्री बनानी होगी। तो ज्योमेट्री क्या होती है, आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, ज्योमेट्री निकालने के लिए तो आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, उसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पेपर है, तो पेपर फर्स्ट में नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सॉरी पेपर फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक क्या है, जेट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो देखो आपको पता है PCl4 का पॉइंट ग्रुप, सॉरी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपने कैसे अरेंज किया, फास्फोरस को सेंटर पे, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन, उसको हमने ऊपर डाल दिया फ्लोरीन, और बचे हुए Cl को हमने ऐसे अरेंज कर दिए। तो ज्योमेट्री हमारी क्या बनी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। ओके, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, तो मतलब पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब आप ज्योमेट्री आप बनाएंगे। अब आप इस मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप निकालेंगे, तो क्या पॉइंट ग्रुप है, तो देखो इस मॉलिक्यूल के लिए जो पॉइंट ग्रुप निकलता है वो निकलता है C3v। ओके, C3v कैसे निकलता है, तो देखो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, ये मॉलिक्यूल आपका 3D में है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पर से क्या डालेंगे, एक प्लेन डालेंगे, एक एक्सिस डालेंगे इस पे। ओके, एक्सिस डालने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इस एक्सिस को अगर आप रोटेट करना चाहेंगे, अगर आप इसमें कॉर्नर्स देखना चाहेंगे, तो ये तो एक्सिस है तो आपने इसे CN बोला, बट N की वैल्यू क्या आएगी, N की वैल्यू आप देखो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपकी ये है, देखो ये ना 3D में आपको समझ में आ रहा है, हमने प्लेन ऐसा डाला है, इसको हम नहीं देख रहे, हमारे कॉर्नर्स ये हैं। ओके, तो हमारे कॉर्नर्स कितने हैं, 3 हैं, तो हमने क्या बोला, हमारे कॉर्नर्स हैं 3 है, तो हमने CN की प्लेस पे क्या रख दिया, C3। तो यानी कि हमारी जो आपकी जो एक्सिस है, प्रॉपर एक्सिस है, वो कौन सी है, C3 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर को आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, अब यहाँ पर C3 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप इसे पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मैं आपको ग्रुप थ्योरी पे बता चुकी हूँ। पूरा सॉल्व करके कैसे बताना है आपने, आप पूरी चीज बताइएगा कि अगर आपकी C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पर को कितनी बार रोटेशन होगा, कितनी बार रोटेशन होगा, 3 बार। कौन सा, C3 1, C3 2, C3 3, 3 बार आपने रोटेशन कराना है। कितने एंगल से कराएंगे, रोटेशन करके भी दिखाइएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कितने एंगल से रोटेशन होगा, आपने बस कर देना है C3 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू है 3, यानी कि कितनी बार रोटेशन होगा, ये होगा आपका 120, यानी कि कितनी एंगल का रोटेशन होगा, 120 डिग्री का रोटेशन होगा। यानी कि पहली स्पीसीज जब 120 डिग्री से रोटेट करेगी तो दूसरी स्पीसीज मिलेगी, फिर ये अगेन 120 डिग्री से रोटेट करेगी, फिर ये अगेन 120 डिग्री से रोटेट करेगी। तो 3 बार रोटेशन के बाद आपको जो इमेज मिलेगी वो पहली इमेज के आइडेंटिकल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, C3 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। मैं आपको ग्रुप थ्योरी पे पढ़ा चुकी हूँ ना ये चीज, तो ये समझ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको वर्टिकल प्लेन भी मिलेगा। वर्टिकल प्लेन कैसे मिलेगा, ये बाकी एग्जांपल जैसे आप वाटर अमोनिया वाला पढ़ते हैं वैसे ही आपके सेम एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ से आपके क्या जाएंगे, वर्टिकल प्लेन जाएंगे, एक इस एक्सिस से, एक इस एक्सिस से, और एक इस एक्सिस से। तो आप वहां पर को खिचर पिचर मत कीजिएगा, आप जिस इतना दिखाइएगा, मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके दिखा दूं, तो आप जिस इतना दिखाइएगा कि यहाँ से आपने प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन डाला, वो भी कितने का है, C3 का है, आप जस्ट दिखा दीजिएगा C3 बार बार इसे रोटेट करा के 120 डिग्री का एंगल से। ओके,
उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर को 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वर्टिकल काट पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे ही दिखाते हैं, सीएल के आगे पीछे आपने ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखा दिया, मतलब ये मतलब वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है। आप बीच से काट पीट करेंगे तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से जाएंगी। अब 3 ही क्यों ली, तो आपको पता है अगर आपके मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का अगर आपने नंबर निकालना है तो किसके इक्वल होता है, मैंने बोला Cn में n जितना होता है उतना ही आपके वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो सिग्मा वी यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कितना होगा, जितना n है। तो n कितना है आपका 3, तो सिग्मा वी भी कितने होंगे 3। यानी कि यहाँ पर को आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, एक तो आपके पास C3 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि किसके इक्वल है, C3 1 C3 2 C3 3 के इक्वल है। ओके, साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर को आपके पास सिग्मा वी भी है। सिग्मा वी कितने, सिग्मा वी है 3, यानी कि आप इसे कैसे लिखेंगे, सिग्मा वी डैश सिग्मा वी डबल डैश। इतनी चीज क्लियर आई। और एक और है, वो क्या है आपकी आइडेंटिटी जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट आपके इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, आप बस इतना बताइएगा। इतनी चीज क्लियर आई। ये बना आपका पहला मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री भी हमने डिस्कस कर ली। ओके, अब अगला मॉलिक्यूल क्या है, अगला मॉलिक्यूल है आपका SF4। ओके, अब SF4 के केस में क्या होता है, तो देखो SF4 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, होप आपको 3D में ये समझ में आ रहा होगा। तो SF4 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर आपका सल्फर प्रेजेंट है, ये सेंटर पे है सल्फर, यहाँ 4 ऑक्सीजन सॉरी सल्फर है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये जैसे मतलब ऐसा होता है ना, बिल्कुल चेयर के जैसे बैठे हुए हैं। एक यहाँ को पाँव है, एक यहाँ को है, एक उस साइड है, इस साइड है, एक इस साइड है। तो ये बिल्कुल ऐसे खांचा बना के बैठे हुए हैं। इतनी चीज समझ में आए, तो ये ऐसा ही ये फ्लोरीन है। ओके, अब आपको फ्लोरीन के में अब अगर इसका अगर आपको क्या निकालना है, तो पहले आपको ज्योमेट्री निकालनी होगी। तो ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, वही z वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कीजिए। z की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको पॉइंट मतलब यहाँ पर को क्या है सिमेट्री मतलब क्या पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बता दूं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो यहाँ पर को टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर को जो शेप है वो आपका टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर को लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर की वजह से आपका SF4 मॉलिक्यूल का जो शेप हो जाता है वो सीसॉ टाइप हो जाता है, ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। ओके, तो आपने ज्योमेट्री और शेप बता दिए, कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आपको पता है ना, जेड की वैल्यू निकालिएगा, आपको सब चीज पता चल जाएगी। ओके, मैं आपको ये ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, अगर प्रॉब्लम आई होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब अगली चीज, अब आपने निकालना है पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो देखो ना SF4, देखो पॉइंट ग्रुप के मैं सारे स्टेप्स आपको लेक्चर पे बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता रही हूँ। तो SF4 के लिए जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C2V। अब C2V कैसे पता चला, तो देखो ना C2V यहां से पता चला कि अगर आप अपने सल्फर के मॉलिक्यूल के सेंटर पे एक्सिस डालेंगे तो वही चीज होगा। सेंटर से आपने एक्सिस डाली, इसे आप रोटेट करेंगे तो रोटेट तो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जो आपको कॉर्नर्स मिलेंगे वो 2 कॉर्नर्स मिलेंगे। ओके, 2 ऐसे कॉर्नर्स मिलेंगे कि जिसके रोटेशन के बाद आपको आइडेंटिकल इमेज मिले। यानी कि यहाँ पर को आपकी जो एक्सिस है वो यानी कि Cn की प्लेस में n की वैल्यू क्या है, 2 है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका रोटेशन होगा वो कितने एंगल से होगा, 180 डिग्री का रोटेशन होगा। कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कौन कौन सा, एक होगा C21, एक होगा आपका C22। इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पर C2 रोटेशन होगा। ओके, दूसरा यहाँ पर को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कितनी है आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखिएगा, क्योंकि आपके n जितने होंगे उतने ही वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक आप यहाँ से शो कर दीजिएगा, एक इस साइड से शो कर दीजिएगा। 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को भी बन गई। ओके, तो पॉइंट ग्रुप क्या बन गया, सीधे C2V पॉइंट ग्रुप बन गया है। इतनी चीज क्लियर आई। अगली चीज देखो, अगला पॉइंट, अगला मॉलिक्यूल जो आता है हमारा वो है H3PO4। ओके, H3PO4 मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो देखो ना H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉइंट ग्रुप होता है वो CN टाइप का पॉइंट ग्रुप होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। H3PO4 मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो फास्फोरस सेंटर पे है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन ने तो 3 ने तो क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोक्सी ग्रुप बना देगी, OH 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 बना दिया। लेकिन एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पर को अगर आपको क्या निकालना है, पॉइंट ग्रुप निकालना है, तो H3PO4 में CN पॉइंट ग्रुप होता है। CN पॉइंट ग्रुप मतलब इसमें और बाकी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ना आपकी क्या है कोई कौन सी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना आपकी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना रोटेशन रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर को क्या है, सिर्फ CN प्रेजेंट है, यानी कि आपकी एक्सिस प्रेजेंट है बस। ओके, तो वो कौन सी एक्सिस है, ये है आपकी C3 एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर को जो पॉइंट ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, C3, यानी कि आपने n की प्लेस पे क्या रखा है, 3 रखा है।
तो पॉइंट ग्रुप हो जाता है C3, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट रफ बता रही हूँ, क्योंकि मैं इनको पूरा खोल के यहाँ पर नहीं समझा सकती, क्योंकि इसको देखो ना, अभी यही मॉलिक्यूल है, इसमें कितने, मैंने बोला कितने टाइप का रोटेशन होगा, कितने एंगल से होगा। अब ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो वैसे भी मैं आजकल थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी में सब चीज पढ़ाया हुआ है, तो अभी जस्ट मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज समझ में अगर नहीं है तो मैं ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। S3PO4 में कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कौन सी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है, CN। कोई दूसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को प्रेजेंट नहीं रहती है, ओके। यानी कि यहाँ पर को अगर आप CN की बात करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर को आप CN को कैसे लिखेंगे कि CN जो है वो CN किसके इक्वल है, C3 के इक्वल है, क्योंकि किसके इक्वल होगा, C3 1, C3 2 और C3 3 के इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ओके। तो बस इतना लिख लीजिए, ओके। अब लास्ट है आपका चेयर फॉर्म, ठीक है। तो चेयर फॉर्म के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होता है, तो देखो चेयर फॉर्म का तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि चेयर फॉर्म आप वहां बनाने आने से तो रहे, आप सीधे लिख लीजिएगा कि चेयर फॉर्म के लिए जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है आपका D3D मतलब वही चीज, यहाँ पर को क्या होगा, आपके पास CN नंबर का CN नंबर की एक्सिस होगा, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। N की प्लेस में क्या होगा, 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर को C3, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, C3 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, आप यहाँ से डालेंगे, यहाँ पर C3 एक्सिस प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर को 3 नंबर के आपके पास C2 एक्सिस होंगे, जो कि इस एक्सिस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर को क्या होगा, आपके पास डाइहेड्रल प्लेन भी होगा, उसका नंबर कितना होगा, 3, यानी कि 3 डाइहेड्रल प्लेन भी आपके पास प्रेजेंट होंगे। बस इतना ही तो आपने बताना है। अगर आपको पॉइंट ग्रुप पता है तो आप सारी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को निकाल सकते हैं, एक भी गड़बड़ नहीं होगी, आपको बस वहां पर को समझाना है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जो इंपॉर्टेंट है उनको आप टेबल बना के रख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपके माइंड पर रहेंगे ना तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आपको मैंने बता दी यहाँ पर को क्या चेयर फॉर्म की आप कैसे निकालते, आपको पता चल गया पॉइंट ग्रुप D3D है, तो आपको पता है D3D की क्या प्रॉपर्टीज होती है, D3D पॉइंट ग्रुप में कौन कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बस वही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को आप वहां पर को बता दीजिए। इतनी चीज क्लियर है, बस इतना सा आपने काम करना है, वही उससे क्या होगा, आपके जो घिचर पिचर भी नहीं होगा, आप अपना स्ट्रक्चर घिचर पिचर भी नहीं बनाएंगे, साफ साफ दिखेगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट होंगे, पॉइंट ग्रुप क्या है, कौन कौन सी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, और साथ ही साथ मैंने आपको ऑर्डर वगैरह निकालना भी सिखाया था, तो वो भी आप लिख देंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्योर रोटेशन, also define the C2V point group, C3V, C3H, D4H, D2D with the help of example। तो देखो वही चीज है, आपको मैंने ये इनऑर्गेनिक की जब मैंने बताया था कि कौन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां भी मैंने बताया था कि आप ये पॉइंट ग्रुप को तो याद ही कर लीजिए, इन पॉइंट ग्रुप में से सीधे क्वेश्चन आता है, आपसे बोले जाएगा ये पॉइंट ग्रुप को एक्सप्लेन करो, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस पर हमने डिस्कस नहीं करना है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला है आपने इन पर शॉर्ट नोट लिखना है, अगेन डायहेड्रल एंगल पे शॉर्ट नोट लिखेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस पे आप और शॉर्ट नोट लिखेंगे। मैंने आपको बस सिमेट्री ऑपरेशन मतलब सिमेट्री एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ये भी मैंने आपको बताया। अगला ये देखो, इन पे आपने बस शॉर्ट नोट लिखना है, इतना ही है, ठीक है। अगला ये थ्योरी वाला है, इसको हम स्किप करते हैं, इसके मैं आपको नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे रिलेशन, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बता या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बता, ओके। अगला क्वेश्चन डी पाई पी पाई मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये भी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल बताएं, कैरेक्टरिस्टिक बताएं, ये सब आप वहां पर से कर सकते हैं, ओके। इनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगला क्या है, अगला है हाउ डज द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको देखो, ये वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मैंने बोला था कि इतने ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चन देखो यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है लिमिटेशन ऑफ VSCPR की लिमिटेशन भी बताई है, बैंड रूल भी बताया है, एग्जाम्पल भी बताया, कंडीशंस भी बताई है, एप्लीकेशंस भी बताई है, ओके। तो ये बैंड रूल भी हमारा कवर हुआ, ओके। अगला यहाँ पर आपसे सीधे पूछा गया है कि आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बनाना है, MOT डायग्राम बनाना है, तो ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है।
जॉन टॉलर डिस्टोर्शन ये भी मैंने बताया आपको, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड लो चाहे टेट्राहेड्रल कंपाउंड लो, दोनों कंपाउंड के लिए मैंने जॉन टॉलर डिस्टोर्शन भी बताया। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है काम का, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालना। आपको ये सारे कंपाउंड दिए, इन कंपाउंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालिए। अब ये मैं निकालना मैं आपको सिखा सकती हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जिसके लिए हमने CFSE निकालनी है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालनी है इन सारे कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, तो कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको ना बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कराना है। तो फॉर्मूला आपके दोनों कंपाउंड के लिए अलग अलग है, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी टेट्राहेड्रल के लिए भी। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, तो देखो ना, ये फॉर्मूला है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए, फॉर्मूला बोल रहा है -0.4p प्लस 0.6q डेल्टा ओ एनपी। इसका मतलब क्या है, तो देखो ना, जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाऊं तो ये मेरी क्या है, डीजनरेटेड लेवल है, डी ऑर्बिट के क्या है, डीजनरेटेड लेवल है। यहाँ पर डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से 10 तक। ओके, अब क्या होगा, ये लेवल मेरा स्प्लिट करेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, 2 ऑर्बिट होंगे, नीचे वाले सेट में क्या होंगे, 3 ऑर्बिट होंगे। ओके, तो देखो ये मेरा ग्राउंड स्टेट हुआ, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट हुआ। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये देखो पहले ये क्या बोल रहा है, -0.4 तक तो ठीक है, बट ये P मतलब क्या है, P मतलब है कि ये जो ग्राउंड स्टेट है, ऑक्टाहेड्रल की बात करी हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप करेंगे -0.4 इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 3। ओके, 4 है तो इंटू 4, 5 है तो इंटू 5, 6 है तो इंटू 6। इतनी चीज क्लियर आई। फिर लिखेंगे प्लस 0.6। ओके, ये तो ठीक है। अब ये क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो ऊपर वाला सेट है, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट वाला सेट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्यू के बदले लिखेंगे इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 2, अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो 0। इतनी चीज क्लियर आई। उसके बाद बाहर ब्रैकेट में क्या करेंगे, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब कि आपने जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए निकाली है। ओके, अब एनपी मतलब क्या होता है, एनपी मतलब आपने उतने ही नंबर्स को यहाँ पर इंटू कर देना है, उतने ही नंबर जितने यहाँ पर को पेयरिंग, एनपी मतलब पेयरिंग एनर्जी की, जितने यहाँ पर को पेयर्स बन रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय यहाँ पर पेयर कर गया, मतलब यहाँ पर एक पेयरिंग भी हुई है। ओके, तो पेयरिंग को यहाँ पर ऐड कर देना, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ओके, इसी के सिमिलर टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होगा, ये मेरे डीजनरेटेड सेट हैं डी ऑर्बिट के, इसकी वैल्यू अगेन 1 to 10 हो सकती है। तो ये स्प्लिट करेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बनाया, अब इसे सही कर लीजिएगा। ओके, तो ये अगेन स्प्लिट करेगा कितने लेवल पे, ऊपर क्या होता है, ऊपर आते हैं 3 सेट, नीचे आते हैं 2 सेट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टेट्राहेड्रल के केस में आप क्या करेंगे, -0.6p, पहले तो -0.6p लिखेंगे, बट मतलब 6 लिखेंगे, p की प्लेस पे क्या करेंगे, इस ग्राउंड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको यहाँ पर इंटू कर देना है, प्लस 0.4, 4 के साथ किसका इंटू करेंगे, क्यू। क्यू मतलब आपके ये एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 1 कर दो, 2 है तो इंटू 2, अगर एक भी नहीं है तो इंटू 0। ओके, फिर आएगा डेल्टा टी, मतलब आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी निकाली, टेट्राहेड्रल की निकाली, प्लस एनपी। एनपी मतलब यहाँ पर को कितनी पेयरिंग हुई है, बस इतना करना है। ओके, तो देखो मैं क्या करती हूँ, ये 2 एग्जांपल सॉल्व कराऊंगी, 2 आप खुद कर सकते हैं। तो देखो कुछ भी मैंने ऊपर नीचे नहीं किया, आपके लिए भी इक्वल, मेरे लिए भी इक्वल। 2 एग्जांपल मैं कर लेती हूँ, 2 एग्जांपल आप कर लीजिएगा। तो कितने सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पर को पहला एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, पहला है आपका FeCO6 2 पॉजिटिव। ओके, तो पहले आपको ये कंपाउंड निकालना है, इसके लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स में आप सेंट्रल मेटल एटम को देखो, सबसे पहले क्या सेंट्रल मेटल है Fe के साथ आपके 6 CO लिगेंड आपके ऐसे अटैच हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना के। तो Fe के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तभी आप कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, आपने Fe की प्लेस पर तो X कर दिया, प्लस क्या कर दिया, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CO की कितनी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी होती है, 0 होती है, तो आपने कर दिया 0 इंटू 6 है तो 0 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है उसे आप इक्वल में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया +2। तो आपकी x की वैल्यू किसके इक्वल आई, +2, यानी कि Fe यहाँ पर को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो Fe को मैंने क्या लिख दिया, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई कि Fe +2 की स्टेट में है। तो अगर आप Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3d6, जैसे मैंने यहाँ पर किया। देखो तो यहाँ पर मैंने रुथेनियम का किया, मैंने क्या किया, सेम चीज बता रही हूँ। रुथेनियम का सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रुथेनियम की प्लेस पर रखा आपने X,
प्लस में वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट ली, कितनी होती है वाटर की, अगेन होती है 0। तो वाटर के प्लेस पर आया 0, वाटर कितने 6 है, तो 0 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। इक्वल में क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है +2, तो आपने लिख दिया +2। तो रुथेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई +2, तो मैंने क्या लिया रुथेनियम 2+। ओके, अब देखो अगर मैं वहां मैंने Fe के लिए नहीं किया, यहाँ पर मैंने किया, इसलिए पहले मैं इसको दिखा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप रुथेनियम का ऑक्सीडेशन मतलब रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4d7 5s1। ओके, अब क्या है रुथेनियम के ऊपर कितना चार्ज लगा है, हमने ये वाला रुथेनियम हमें नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए रुथेनियम 2 पॉजिटिव चाहिए। 2 पॉजिटिव मतलब इस रुथेनियम से जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया तब इसके ऊपर क्या लगे 2 पॉजिटिव चार्ज आए, 2 नेगेटिविटी गई तो 2 पॉजिटिविटी इसके ऊपर बढ़ी। तो हमने वो रुथेनियम लेना है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिविटी हो। ओके, तो 2 पॉजिटिविटी कब आएगी, जैसे मैंने बोला जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पहले आप निकालो, तब आपका प्रॉपर बिल्कुल सही सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। तो देखो रुथेनियम का तो क्या था 4d7 5s1, लेकिन रुथेनियम 2 पॉजिटिव का कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपकी s ऑर्बिट से गया, एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट से गया, तो बचा क्या आपका 4d6। अब आपका 5s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन आपसे d से गया, तो आपका क्या बच गया रुथेनियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d6। यानी कि रुथेनियम जो यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल है, इसका d ऑर्बिट है, उस d ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने बोला d में आपका 1 से 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट रुथेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, रुथेनियम में डी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो देखो सिंपल मैंने लिख दिया रुथेनियम 2 पॉजिटिव में क्या है d6 है, रुथेनियम 2 पॉजिटिव मतलब इसका जो d ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है d6। तो मैंने पूरा खोल के नहीं लिखा, मैंने सिंपल लिख दिया d6। ओके, अब देखो d6 में अब मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग कराऊंगी, पहले इसी कॉम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। तो d6 मैंने स्प्लिटिंग कराई, अब देखो स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो आपको कैसे होगी कैसे पता चलेगा, आपको पहले ये देखना है कि कंपाउंड आपका ऑक्ट्राहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब Ml6, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब Ml4। यानी कि अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड है तो कंपाउंड होगा ऑक्ट्राहेड्रल, लेकिन अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड है तो कंपाउंड होगा आपका टेट्राहेड्रल। तो देखो मेटल के साथ कितने लिगेंड है, वाटर आपके लिगेंड है, कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर को जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ था, देखो कंपाउंड आपका क्या है ऑक्ट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्ट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्ट्राहेड्रल में आपके 2 सेट ऊपर रहते हैं, 3 सेट नीचे रहते हैं, और 2 सेट को आप क्या बोलते हैं, इस सेट को बोलते हैं Eg, इससे आप बोलते हैं T2G। तो देखो आपने यही स्प्लिटिंग तो कराई, यहाँ पर D6 था, आपने इसे तोड़ा, 2 सेट आपके ऊपर जिसे आप Eg कह रहे हैं, 3 सेट आपके नीचे जिसे आप बोल रहे हैं T2G। इतनी चीज समझ में आई, तो आपने स्प्लिटिंग करा दी। ओके, अब आपने एक और चीज देखना होता है, वो ये कि आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है या कम हुई है। अगर आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो आपको पता है आपको क्या करना होता है, देखो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देती हूँ। क्या होता है देखो, अगर यहाँ पर को देखो 2 टाइप की स्प्लिटिंग हो सकती है। अगर आपके पास लिगेंड जो है, आपके मेटल ने जो लिगेंड से अप्रोच किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेटल है, मेटल के पास इनिशियली जो डी ऑर्बिट होता है वो डिजनरेटेड होता है। यहाँ पर सारे ऑर्बिट की एनर्जी इस ऑर्बिटल में है, जितने भी ये 5 ऑर्बिट है इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, लेकिन जैसे लिगेंड इससे अप्रोच करता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लिगेंड के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। लिगेंड एक टाइप का लुईस बेस है, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने D6 लिया तो मेटल के यहाँ पर को क्या है 6 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन, क्योंकि दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, दोनों नेगेटिव स्पीसीज है, तो ऑब्वियस सी बात है इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होती है, यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का रीजन तो मैंने बताया था, और अलग अलग क्यों होती है, ऑक्टाहेड्रल में अलग क्यों होती है, टेट्राहेड्रल में क्यों होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस पर हम डिस्कस नहीं करते वरना बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, तो स्प्लिटिंग होती है, आप इतना समझ गए। ठीक है, अब देखो ना, आपको 2 टाइप की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। क्या होता है, देखो आपके जो लिगेंड्स है ना उनके बेसिस पर आपकी स्प्लिटिंग होती है। होता ये है कि आपके लिगेंड्स भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक लिगेंड होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक लिगेंड होते हैं आपके वीक लिगेंड। ओके, अब होता क्या है ना, मैंने आपको बोला कि स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड की वजह से। अब होता ये है कि अगर आपके पास वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड जैसे आपकी वाटर हो गया, वाटर आपका वीक लिगेंड होता है, तो अगर आपके पास कोई वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड की वजह से क्या होती है, जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत छोटे लेवल पे होती है, क्योंकि लिगेंड ही वीक है, तो लिगेंड की वजह से तो स्प्लिटिंग हो रही है। तो अगर वीक लिगेंड की वजह से आप स्प्लिटिंग कराओगे तो स्प्लिटिंग बहुत छोटी होगी। और अगर आपकी स्प्लिटिंग छोटी होगी तो आप खुद ही सोच लीजिए, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर मेरा वाटर था,
लिगेंड क्या है, मेरा वाटर है, तो वाटर की वजह से जो स्प्लिटिंग हुई वो छोटे लेवल पे स्प्लिटिंग हुई। तो अब फायदा क्या होता है, अगर हमारे पास वीक लिगेंड है, अगर स्प्लिटिंग छोटी हुई, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, जैसे हमने देखा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, d6 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ फिल भी तो करूंगी, तो कैसे करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, दूसरे को यहाँ डाला, तीसरे को यहाँ डाला, अब चौथे को ऊपर डालू या फिर नीचे दोबारा इसे फिल कर, समझ में आ रहा, चौथे को मैं ऊपर भी डाल सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पेयर भी कर सकती हूँ। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो लिगेंड पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या बोला, लिगेंड की जो होता है, वीक लिगेंड जो होते हैं वो छोटी स्प्लिटिंग कराते हैं, बहुत कम स्प्लिटिंग कराते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत छोटी हुई है तो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर सेट पे जा सकता है। तो ऐसे सोच सकते हो, ये आपकी बालकनी है, ये आपका छत है, ठीक है। तो आपका होगा क्या यहाँ पर से कि, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ये आपका एक फ्लोर है, ये आपका दूसरा फ्लोर है, ओके। अब होगा का, अगर ये दोनों फ्लोर्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो आप नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर पे क्या कर सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर ये दोनों फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस कब ज्यादा होगी, जब आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और स्प्लिटिंग कब ज्यादा होगी, जब आपके लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रांग होगी। ये मैं आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो जब आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर पे छलांग मारना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन का होता है कि यहाँ पर हमारा वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड ने छोटी स्प्लिटिंग की, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ रख दिया, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर छलांग मार के दूसरे फ्लोर पे जाएगा, यहाँ पर को, ओके। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर अगेन छठा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आएगा, समझ में आया। तो ये आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए और इसी के बेसिस पे आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकलती है। बस आप इतना काम कर लीजिएगा, इतनी चीज समझ में आए क्या क्या किया। देखो आपका कॉम्प्लेक्स है, रुथेनियम है, रुथेनियम का पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कैसे निकालेंगे, एक्स रख दो रुथेनियम को, बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के प्लस कर दो, और बाहर जो टोटल चार्ज है उसे इक्वल में लिख दो। तो आपने एक्स रखा, वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो आपने प्लस 0 किया, टोटल चार्ज +2 है तो आपने लिखा इक्वल टू +2, ओके। अब रुथेनियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई थी, रुथेनियम 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है। तो पहले रुथेनियम की जो ऑक्सीडेशन, मतलब रुथेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4d7 5s1, ओके। अगर मुझे इसे रुथेनियम को रुथेनियम 2 पॉजिटिव बनाना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मेरा क्या बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुथेनियम 2 पॉजिटिव के लिए, 4d6, ओके। अब मैं इस 4d6 से निकालूंगी अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कैसे निकालूंगी, तो आपने लिखा ये 4d6 को आपने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे 4d6 भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, 2 सेट ऊपर जाएंगे, 3 सेट नीचे जाएंगे, ओके। और ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला भी अलग है, टेट्राहेड्रल के लिए फॉर्मूला भी अलग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, ओके। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को फिल, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। अगर वीक लिगेंड जो है वो वीक है तो ऊपर होगा, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर छलांग मारेगा, दूसरे फ्लोर पर छलांग मारेगा, ओके। लेकिन अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही रहेगा, समझ में आया। तो वही चीज हमने यहाँ पर की, ओके। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का जो ये देखो मैंने यहाँ दिखाया था, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपने वही पुट करना है, क्या है, -0.4p, यानी कि देखो आप यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस, ये देखो -0.4p, ठीक है। p के बदले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो नीचे वाले सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इंटू p के बदले आपने क्या कर दिया, इंटू 4, समझ में आया। प्लस आपने प्लस कितना करना था, 0.6 क्यू, ओके। तो 0.6 तो किया, बट क्यू की प्लेस पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी सेट, ओके। तो ईजी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, तो आपने क्या कर दिया, इंटू 2, ओके। तो फॉर्मूला आपका ये तो था 0.4 इंटू क्या था, p, ओके, और क्या था 0.6 इंटू क्यू, और इन दोनों को आपस में प्लस करना था। तो p के प्लेस में आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन रख दी, q के प्लेस में आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन रख दी, आपस में इन्हें प्लस कर दिया। तो और बाहर क्या होगा, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ मतलब आपको बताना चाह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की है, ओके। अब देखो यहाँ पर कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं आई, पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं आई, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड, देखो कभी भी आपका अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड में आपकी पेयरिंग एनर्जी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करा रहे, क्या कर रहे हैं, आप ऊपर वाले लेवल पे छलांग मार रहे हैं। अगर यहाँ पर को क्या होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या होता, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाते, क्या करते, नीचे ही पेयर करते, तो पेयर करते तो क्या होता, देखो ऐसा कुछ होता है ना,
ये इलेक्ट्रॉन दो ऊपर ना जाके यहाँ पर लगते, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कितनी आती, 2, यानी कि यहाँ पर को आप क्या करते +2, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी भी आई है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड है आपका वीक, तो वीक लिगेंड के केस में कभी भी पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, समझ में आया। तो पेयरिंग हम एनर्जी हमने यहाँ पर से स्किप कर दी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। अब आपने क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 × 4 कितना होता है 16, तो एक पॉइंट के बाद हमने पॉइंट मतलब एक पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो क्या हो गया -1.6 हो गया, ठीक है। प्लस बीच में प्लस का साइन, और अगर आप 2 × 0.06 करेंगे, 0.6 करेंगे तो क्या आएगा 1.2, और बाहर आपका क्या होगा डेल्टा ओ। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी -0.4 डेल्टा ओ। इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की आपने निकाली। कितना इजी था, बस आपने यही करना है, ठीक है। तो अब देखो, मुझे ना यहाँ पर आपको समझाना होता है इसलिए वो टफ लगता है, लेकिन आप अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपको पता है आपको क्या क्या स्टेप कराना है, आपको किसी को समझाना नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सेम चीज Fe के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमें पता चला Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, निकालना मैंने आपको बता दिया था। तो Fe+2 के लिए अगर आप क्या निकालेंगे, Fe+2 के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा 3d6। ओके, तो Fe के लिए जो आपका जो Fe यहाँ पर मेटल है, इसके लिए जो डी सेट है, उस डी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे नीचे थे वैसे यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है। तो देखो, कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि लिगेंड कितने लगे हैं 6। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, 2 सेट ऊपर जाते हैं, 3 सेट नीचे जाते हैं, और आपका फॉर्मूला अलग होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। ओके, तो अब होगा क्या, आपने ये स्प्लिटिंग भी करा दी। अब क्या हुआ देखो, अब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया। अब मैं आपको इसको इरेज करा देती हूँ, इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बारी आई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला, तीसरा यहाँ डाला। अब चौथा कहाँ डालेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। तो आप बताओ सीओ कैसा लिगेंड है, सीओ तो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आपको मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस पे जो आपकी स्प्लिटिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। बड़ी होने की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो आपके ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जा पाते। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से आप ऊपर इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज सकते, क्योंकि इनके बीच में स्प्लिटिंग क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादा स्प्लिटिंग की वजह से इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ कूद नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर को पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डाले, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। ओके, तो देखो ये चीज आपको समझ में आई। अब आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, बस आपने अब अपनी फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका -0.4p प्लस 0.6q प्लस आपका पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये हो गया पेयरिंग एनर्जी। ओके, अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 0.4 आपने लिखा इंटू पी मतलब मैंने आपको क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड फ्लोर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या कर दिया, पी के प्लेस पे इंटू 6 कर दिया। अगेन प्लस का चार्ज बीच में आया। उसके बाद आपने लिखा 0.6 लिखा, इंटू क्या लिखा, क्यू। क्यू मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन आपकी इस सेट में प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं, तो वहां पर को कुछ ऐसा नहीं, अगर एक भी नहीं है और आपने यहाँ पर को वैल्यू 0 भी ना लिखी, कुछ नहीं लिखा, 0.6 ही छोड़ दी, तो गलत हो जाएगा। अगर 0.6 कब आएगी, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी नहीं है तो आप इसे इंटू 0 करेंगे और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, समझ में आई। उसके बाद पेयरिंग एनर्जी, तो देखो यहाँ पर आपकी लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने बोला वीक लिगेंड के फील्ड में, तो वीक लिगेंड के केस में तो आपकी पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कितनी पेयरिंग एनर्जी है, अब आप देखो, अब बोलेंगे यहाँ पर तो 3 पेयर बने, तो पेयरिंग एनर्जी हमने 2 ही क्यों ली। तो देखो होता ही है ना कि देखो, अगर यहाँ पर को पेयरिंग एनर्जी, अगर हम यहाँ पर को पेयरिंग नहीं कराते तो क्या होता, देखो अगर मैं पेयरिंग नहीं कराते, सपोज मेरा वीक लिगेंड होता, तो क्या होता, एक 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते, चौथा यहाँ जाता, पांचवा यहाँ जाता, छठा यहाँ पर आता ही आता। यानी कि ये तो पहले से ही पेयर बना हुआ है, ठीक है। पेयर ये तो पहले से होता, चाहे आपका लिगेंड वीक होता या स्ट्रांग होता, इसकी पेयरिंग तो होती, तो इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वीक लिगेंड के केस में भी तो इसने पेयर बनाया था, हमने इसको जो कि ऐड किया, क्योंकि ये तो पेयर बनाएगा, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगले में क्या हुआ, अगर हमारा वीक लिगेंड है तो ये तो पेयर बन रहा, तो अब हमको पता है हमारा लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो पेयर सिर्फ हम इन दोनों का कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे आपका लिगेंड वीक हो, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, ये तो पेयर बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं मानते, हम ये 2 को मानेंगे। तो ये हमारी 2 पेयरिंग एनर्जी कितने हुए, कितने पेयर बने, हमने 2 पेयर्स बनाए, तो इंटू क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, इंटू डी प्लस क्या कर दिया 2p। ओके, और बाहर से
क्या आ गया डेल्टा ओ, क्योंकि आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो अगर आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी की तो क्या होगा 6 इंटू क्या होगा -0.4 यानी कि 2.4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही चीज है आपका क्या होगा 2p, यहाँ से 2p मतलब आपकी पेयरिंग एनर्जी, ये वैल्यू भी आपकी माइनस में आएगी। ओके, तो यहाँ बाहर से आप क्या करेंगे डेल्टा ओ, यानी कि ये बन गई आपकी क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है? तो इतना सिंपल सा ही तो था, समझ में आया? तो अब मैंने दो कंपाउंड के लिए बता दिए, अब आप ये दो बचे हुए कंपाउंड को आप खुद कर लेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड का आप ट्राई कीजिए, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, वरना थोड़ी प्रैक्टिस भी करिए, सुन सुन के नहीं होता, आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो ये स्टेप्स को फॉलो करवाते हुए आप क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालो, चाहे कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल हो, फॉर्मूले आपके ये लगेंगे, ऑक्टाहेड्रल में ये, टेट्राहेड्रल में ये, बस आपने पी की प्लेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट कर देना है। और ये पेयरिंग एनर्जी है, वीक फील्ड के केस में नहीं अप्लाई की जाती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अप्लाई की जाती है। इतनी चीज क्लियर आई? अब अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अगला है, अगला देखो आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को बताना है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ। अगला रेसमाइजेशन पूछा है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अगला आपसे क्या पूछा है, लास्ट का क्वेश्चन है, ये आपका SN1 और SN2 इफेक्ट को पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2, ठीक है? ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन का पूछा है। लास्ट है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अ लिगेंड, लिगेंड में आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखानी है, ये मैंने आपको शो कराई हुई है, ठीक है? तो ये बहुत आसान है, ठीक है? तो पेपर आपका समझ में आया, बहुत आसान सा पेपर था, इतना टफ भी नहीं था, सारे क्वेश्चन आपके करे कराए हुए, कोई नए क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, होप मेरे तरफ से जितना भी मैंने आपके लिए मतलब जितना, ठीक है? तो ज्यादा टफ पेपर नहीं आया है, तो होप आपको समझ में आया होगा जो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर कहीं प्रॉब्लम आई होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम इनऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी को भी उठा लेंगे, ठीक है? तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।